चुनाव शुरू हो जाएगा। जब कल हम जाएंगे तो कल से चुनाव शुरू हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पर बड़ी बहस हम करने वाले हैं और सवाल क्या है वो आप सुनिए। सवाल ये है कि कल तक पराए मोदी को हराने के लिए आज साथ आए। दूसरा सवाल ये कि मोदी के खिलाफ 25 साल पुराने दुश्मन साथ आज कैसे एक मंच पर नजर आएंगे। तीसरा सवाल, जमीन बचाने के लिए माया भूली है गेस्ट हाउस कांड और माफ कर दिया क्या। और चौथा सवाल ये, मोदी शाह को रोक पाएगा अवसरवाद का ये गठबंधन। और पांचवा सवाल, अहम सवाल ये, यूपी में शाह का मिशन 74 रोकेंगी क्या प्रियंका। ये इस वक्त के बड़े सवाल। तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। रोहित चहल बीजेपी से मेरे साथ हैं और सुभांश राय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। फैजान किदवई प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, निनाद सेठ राजनीतिक विश्लेषक हैं और वैभव कुमार बीएसपी समर्थक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फैजान किदवई, आपसे मेरा पहला सवाल है, आपने सुन लिया होगा मुलायम सिंह ने अभी क्या कहा। बेहद बेबस, किसी भी तरह का कोई उत्साह उनके अंदर नहीं है और ये समझ में आता है कि पार्टी में उनका कद क्या रह गया है। मैं तो महज सिर्फ कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए जाऊंगा। क्या कहेंगे आप? जी, पहली बात, नेताजी का जो कद है पार्टी में, वो उन्होंने पार्टी बनाई थी, पार्टी उनकी और पूरा सम्मान उनका है, पूरा दबदबा आज भी नेताजी का है। दबदबा एज इन, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, पार्टी के बनाने वाले हैं, तो वो सम्मान जो उनका होगा, वो सम्मान, उसमें कोई कमी ना आई है ना कभी आएगी। और जहां तक आप बात कह रही हैं कि वो सिर्फ स्टेज पे जाएंगे बात करेंगे, तो उसके अलावा राजनेता क्या करते हैं, जब रैली होती तो स्टेज पे जाके भाषण ही तो देना होता है, जनता से वोट की अपील ही तो करनी होती है, वही किया जाता है, वही करेंगे। क्या ये बस इतना भर है? क्या इतना भर है बस? बाकी जो आज का ये मंच जो तैयार हुआ है, क्या सिर्फ इतने भर के लिए हुआ है? मंच जो तैयार हुआ है वो जनता को बताने के लिए है कि समाजवादी, बीएसपी, आरएलडी, हम सब साथ में हैं, सब साथ में मिलकर देश हित में भाजपा को टक्कर देने के लिए आ रहे हैं और ये जरूरी है। और ये भाजपा के लोग जो हम पे तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांक के देखते हैं। फैजान किदवई, आर यू श्योर कि देश हित के लिए मंच पर आ रहे हैं सब? तो नहीं बोल रहे हैं। आर यू श्योर? का गठबंधन किसका है? फैजान किदवई, महबूबा मुफ्ती जैसे फैजान किदवई, देश हित के लिए ही आ रहे हैं ना सब लोग इस मंच पे? चरणों में गिर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, देश हित के लिए ही आ रहे हैं ना? देश हित के लिए आ रहे हैं मैडम, देश हित के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, विचारधारा को, संघीय विचारधारा के खिलाफ हिंदुस्तान का हर इंसान आज हमारी उस सभा को देखेगा और अपना आशीर्वाद देगा। उत्तर प्रदेश का हर एक इंसान, हिंदुस्तान ठीक है सर, ठीक है। वैभव कुमार, मैं बहुत उत्सुक हूं, देश की जनता भी उत्सुक है कि 25 साल बाद जब मायावती मुलायम सिंह के लिए वोट मांगेंगी, वो शब्द कहां से लाएंगी? क्या शब्द होंगे उनके, कुछ बता पाएंगे क्या? जी, आप देखते जाइए। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मान्यवर कांशीराम जी की एक विचारधारा का आपको संगम देखने को मिलेगा मंच पर। पुरानी बात जो है उसको दोहराया लगातार जा रहा है। कोशिश हो रही है कि सपा बसपा कार्यकर्ताओं के बीच में अलगाव पैदा हो जाए, उनके जो आपसी तालमेल है उसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन रैलियों में जाने से पता लगेगा किस तरह से जो कार्यकर्ता एक दूसरे का झंडा उठा के घूम रहे हैं। आज की जो तस्वीर है वो जो एक गठबंधन को महामिलावटी कहा जा रहा है ना, ये बाबा साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मान्यवर कांशीराम जी का गठबंधन है। प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिलचस्प सा एक नारा है जो 2012 में मायावती ने दिया था, उसमें लिखा था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। और ये गुंडे वो किन्हें कहती थी आप जानते हैं? देखिए, वो दौर और था और एक बहुजन समाज की विचारधारा है मान्यवर कांशीराम की 85-15 की, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी और जो देश का वो वर्ग जिसको नुमाइंदगी नहीं मिली, अधिकारों से वंचित किया गया, और दलितों ने तो जो उत्पीड़न अत्याचार सहा है। और जो शिवपाल ने अभी कह दिया कि मायावती पर भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, शिवपाल जी की स्टेटमेंट उनकी इंडिपेंडेंट है, वो किस पाले में बैठे हुए हैं ये देश जानता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है वो किस पाले में है। और मुलायम सिंह यादव जी का जो स्टेटमेंट है उसको हम ज्यादा मीनिंग ना निकालें। देखिए, उम्र का तकाजा है, उनकी जो तबीयत है वो भी नासाज है और मंच पे तो भाषण, मतलब आप भी अखिलेश की लैंग्वेज ही बोल? नहीं, वो मंच पे भाषण देने ही जाएंगे, बहन जी भी भाषण देने जाएंगे और जबरदस्त तरीके से वोट मांगेंगे। निनाद सेठ, जो हम एक अलग तस्वीर आज देखने जा रहे हैं ना, मुझे पक्का यकीन है कि आप भी उतने उत्सुक होंगे जितने मैं और इस देश की जनता। लेकिन अभी मुलायम सिंह का इस तरह से असमर्थ नजर आना, असहाय नजर आना, वो बहुत कुछ बता तो रहा है ये इस मंच से पहले। देखिए, एक नाटकीय मोड़ आ रहा है भारत की राजनीति में। इसमें 3 पहलू बड़े मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। पहली बात यह है कि जो व्यक्तिगत कटुता है दोनों के बीच में, दोनों लीडर्स के बीच में, वो 25 साल से पुरानी है, काफी पुरानी है। और जो जैसे जो कांड हुआ था
जिसे गेस्ट हाउस कांड कहते हैं, और उसके ऊपर से हम ये भूल जाते हैं कि एक सामाजिक टकराव भी है। ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के बीच में जमीन पे यूपी में सामाजिक टकराव है, पर ये हो इसलिए रहा है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपको अपने वोटर का भरोसा जीतना होता है। ऐसा करने से मेरे को लगता है कि महागठबंधन को लग रहा है कि लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये लोग सिर्फ मोदी को हराने के लिए आए हैं, लोगों में भरोसा बढ़ेगा। अब देखना ये होगा कि क्या वोटर इन पे भरोसा करता है कि मोदी के 5 साल पे भरोसा करता है और मोदी ने जो जमीन पे काम किया था उस पे भरोसा करता है। क्योंकि एक बात हम ना भूलें कि वोटर तैयार नहीं है इनस्टेबिलिटी के लिए। एक स्टेबिलिटी की आदत पड़ती है, बड़े सालों बाद मेजोरिटी आई थी, 5 साल की मेजोरिटी आई, और इससे पहले जब भी महागठबंधन हुए हैं वो लास्ट नहीं किए, चाहे चंद्रशेखर हो चाहे देवगौड़ा हो। तो मुझे लगता है कि ये वोटर का भरोसा जीतने की एक होड़ है, बीजेपी मोदी के मैस्कॉट के थ्रू कर रही है, और यहाँ पे ये लोग आके ये कहना चाहते हैं कि अब हम सब कुछ पीछे छोड़ गए। इतना आसान मेरे ख्याल से वोटर के लिए नहीं होगा कि सब कुछ पीछे छोड़ गए, क्योंकि इतना आसान मुलायम सिंह के यादव के लिए भी नहीं है, एक सामाजिक मुलायम सिंह यादव के लिए भी नहीं है। सामाजिक टकराव की जो बात है दलितों और पिछड़ों की, वो रही है, लेकिन जैसे जैसे उनको अवेकनिंग आ रही है वो समझ रहे हैं कि जो हमारे अधिकार हैं, मसलन जो ओबीसी है वो अपना आज रिप्रेजेंटेशन ढूंढ रहा है केंद्रीय जॉब में, प्रोफेसर्स में। उंगलियों पे गिनने लायक प्रोफेसर्स हैं इस देश की केंद्रीय यूनिवर्सिटी में ओबीसी के। तो जो लोग हिमायती बनते हैं ओबीसी के, जिन्होंने मंडल का विरोध किया, वो आज सोच रहे हैं कि हम धर्म की आंधी में झोंक देंगे ओबीसी को और उनका वोट ले लेंगे। तो बहुत कुछ झेल चुका है। रोहित, इस पर पहले रिएक्शन दे दो आप। अयोधी जी, मुझे तो आज हंसी आ रही थी अपने साथियों की बात सुनकर। देखिए, हम जिस तरीके से अयोधी जी आप ही ने बताया कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, गुंडा किसको कहते थे? वो गुंडे जिन्होंने गेस्ट हाउस कांड किया। उतना ही नहीं, जिस तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ने का काम किया हो, चाहे समाजवादी के लोगों ने मायावती जी की प्रतिमाएं जो लगाई है, स्वयंभू मायावती जी ने खुद अपनी आप जो प्रतिमाएं लगाई हैं उनको तोड़ने का काम किया हो, लगातार जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया हो, आज बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं, वो मायावती जी जो अखिलेश जी को कहती थी भ्रष्टाचारी, खनन खा गए, और वही अखिलेश यादव जी जो कहते थे बुआ जो है भ्रष्टाचारी है, वो जिस तरीके से आज बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं भ्रष्टाचारी एक हो गए। इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव मात्र एक है, अपनी सत्ता को नहीं, अपने आप को बचाना। जिस तरीके से आज भ्रष्टाचारियों का एक हुआ है सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए, मोदी रोका एक मिशन इनका चालू हो गया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर की तरह से देख रहे हैं, मेरा सवाल तो आपसे यही होगा कि क्या ये चुनौती होगा अब आपके लिए? देखिए पयोधी जी, उत्तर प्रदेश की जो जनता है बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा था 2017 के अंदर भी 2 साथ हुए थे, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का, हमको ये साथ पसंद है, 2 युवा निकले थे, और क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने हाल किया? अब आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है किस तरीके से इनके जो नेता है समाजवादी पार्टी के, महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं, अपमानित करते हैं, उसका जवाब महिला जनता। वहां पर भी लगातार हमने देखा कि मोदी वर्सेस जातिगत समीकरण। तो क्या अब जितने भी फेसेस बचे हैं और ये तस्वीर जो आज हम देख रहे हैं, क्या ये इसी का परिचय है? देखिए पयोधी, मोदी वर्सेस जातिगत समीकरण नहीं है। मोदी जी बार बार खुद अपने आप को एक जातिगत समीकरण में डाल लेते हैं। अभी 2 दिन पहले जो 5 साल से इनका विकास रूपी बच्चा था, जिसको पैरालिसिस हो गया या जो कहिए कि गोद से बाहर नहीं निकला, अब जब वो चलने लायक नहीं बना तो परसों खुद मोदी जी ने अपने आप को ओबीसी बनाकर खूब ढेर सारा विक्टिम कार्ड खेला। पहली इंपॉर्टेंट बात तो बार बार उसको मोदी बनाम जाति करने का काम मोदी जी खुद कर रहे हैं। दूसरा जो आपका सवाल है, आज जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसको इतना आश्चर्य से मीडिया हाउसेस को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो खेल है ना, ये महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों से उद्धव ठाकरे और शिवसेना रोज भारतीय जनता पार्टी के साथ करते आ रहे हैं, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी रोज उनके साथ गले मिल के हाथ जोड़ के तिल्लत मिन्नत करके किसी न किसी तरह से अलायंस बना रही, क्योंकि सत्ता में आना है। तो रही बात यह कि सिचुएशन दोनों तरफ है, और ये भी एक और इंपॉर्टेंट बात कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग खासकर ना राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े इच्छुक और सक्रिय होते हैं। कितना फर्क है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था राम मंदिर बनाने के लिए, और आपने उसको वोट कर दिया। पयोधी जी, मुझे लगता है 10 सेकंड देखिए, मुझे लगता है अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से दलितों का अपमान किया, उन्होंने कहा है किस तरीके से एक दलित रामनाथ कोविंद जी एक दलित है इसलिए राष्ट्रपति बन
गए हैं। कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है, किस तरीके से राहुल गांधी ने सारे पिछड़ी जातियों के लोगों का अपमान किया है, जिस तरीके से, अरे इतनी घृणा क्यों है आपको दलितों से, पिछड़ों से, गरीबों से? राहुल गांधी क्यों इतनी घृणा करते हैं? सही कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी के बड़े भाई श्री प्रहलाद मोदी जी ने जो ठाकुरों को इज्जत बख्शी है 2 दिन पहले, आपने उसके लिए तो भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने स्पेसिफिक कहा और आज हमारी महिला जाति विरोधी के चेहरा लोग जो है ठाकुरों पे राज वो आप करते लोगों थे। के सामने आता है। अरे भैया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अगर सवर्णों कन्या को बनती आपने है, करी आया तब है। आपकी सच्चाई ये सामने आपकी आती है। सच्चाई है, आप उसे ये अपने आपका ध्यान आता है। देखिए, हिंदुओं को आतंकवादी अशोक गहलोत जी ने क्या कहा? अरे भैया, कहना। प्राइम मिनिस्टर और के आज बड़ा भाई, आज जो आप लोग बार-बार कहते हो कि प्रधानमंत्री का परिवार सक्रिय नहीं है, वो प्रहलाद मोदी जी ने खुद कह दिया। जनता जवाब देने वाली है। निश्चित रहिए, जनता बिल्कुल बयान देने वाली है। और इस बार आपको उत्तर प्रदेश में छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान से विदाई कर देंगे, क्योंकि जिस नोएडा में आप बैठ के बात कर रहे हैं, आज से ठीक 24 घंटे पहले 22,000 जेटों की नौकरी आप खा गए। अब बेचारे आप फिर से वो पकौड़ा और चाय का ठेला लगाए, एंटरप्रेन्योर बन के। यही आपका डिजिटल विकास है। उसको देश की जनता तोड़ के मरोड़ के और इंतजार करिए, निश्चिंत रहिए। आपने जिस तरीके से आप दोनों को मैंने समय दे दिया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपमान किया आपने गरीबों का, मैं इतना वक्त आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं दूंगी, ओवरलैपिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो दलित प्रेम है वो हमें समझना पड़ेगा, और इस देश का जो दलित है, बहुजन है, जो पिछड़ा है, वो समझ चुका है। अखिलेश यादव के बंगले का शुद्धिकरण कराया गया क्योंकि वहां पे लगातार दलित और पिछड़े मुख्यमंत्री आ रहे थे। तो जब आपने अच्छा नहीं कराया, अखिलेश यादव जी नहीं कराया, चुरा के ले गए। नहीं, आप इतना बता दीजिए, नहीं कराया 5 स्थान, आप ये बताइए शुद्धिकरण नहीं कराया। मैं तो एक बात कहता हूँ, और दयाशंकर 5 स्थान है बाबा साहब की। देखिए पयोधी जी, पयोधी जी, बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, 5 स्थान है जहाँ बाबा साहब पैदा हुए और उनके प्रतीकों की राजनीति से ऊपर उठ चुका है दलित। प्रतीकों की राजनीति से ऊपर उठ चुका है विकास करना है, उनकी डेवलपमेंट, उनको दोबारा पुनरुत्थान करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऊना में को जानते हैं, आप लोगों ने क्या किया? कोड़े पड़े। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रुक जाइए आप सब लोग। मुंबई हमले के ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे पर बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा पर विवादित बयान दिया है। साध्वी का कहना है कि उन्होंने हेमंत करकरे से कहा था कि उनका सर्वनाश होगा। ये एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। मुंबई हमले के शहीद हेमंत करकरे पर साध्वी प्रज्ञा ने विवादित बयान दे दिया है। कल वो अपना दर्द बयां करती हुई नजर आई थी और अब ये बयान देती हुई नजर आई हैं। साध्वी का कहना है कि उन्होंने हेमंत करकरे से कहा था कि उनका सर्वनाश होगा। आपको बता दें कि हेमंत करकरे इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, इस ब्लास्ट को लेकर, और उन पर उन्होंने ही तमाम तरह के सबूत अदालत में भी दिए थे। हालांकि बाद में उन सबूतों को पर्याप्त नहीं माना गया, लेकिन अब क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से उम्मीदवार हैं, वो कल मीडिया से जब मुखातिब हुई थी तो अपना पूरा दर्द, अपनी आपबीती, जेल के अंदर जो रही वो बताया और अपने विरोधियों पर निशाना साधा कि उनकी साजिश के चलते ही उनके साथ ये हुआ है। लेकिन अब उनका ये बयान जो आया है वो उन्हें विवादों में ला सकता है। इस पर बने रहेंगे हम। ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। बड़ी खबर यह है इस वक्त की, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक जनसभा में एक व्यक्ति ने स्टेज पर आकर थप्पड़ मार दिया। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक सभा कर रहे थे हार्दिक पटेल, संबोधित कर रहे थे और एक शख्स आता है, बेहद गुस्से में होता है और कैसे एक थप्पड़ जड़ देता है हार्दिक पटेल के मुंह पर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये गुजरात की तस्वीरें हैं। गुजरात के सुरेंद्र नगर में जनसभा में हार्दिक पटेल को स्टेज पर चढ़कर एक शख्स ने जोरदार थप्पड़ मारा। इससे पहले आपको याद होगा, गुजरात में ही जब वो अपनी सभा कर रहे थे तो उस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। आम जनता ने वहां पर उनका विरोध किया था। और अब ये दूसरी तस्वीर ऐसी आई है गुजरात के सुरेंद्र नगर से, जहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे हार्दिक पटेल। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान एक व्यक्ति ने स्टेज पर आकर बेहद गुस्से में उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे पर बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ने विवादित बयान दिया है। साध्वी का कहना है कि उन्होंने हेमंत करकरे से कहा था कि उनका सर्वनाश होगा। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने भेजा, हेमंत करकरे को उन्होंने मुंबई बुलाया। मैं मुंबई जेल में थी उस समय।
हेमंत करकरे को वो जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो, सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। जब वो मुझसे पूछा तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। रोहित चहल, अब क्या कहा जाए? देखिए, पयोधी जी जिस संदर्भ में उन्होंने कहा वो समझना जरूरी है। दूसरी बात, मैं तो एक बात कहूंगा कि देखिए, दिग्विजय सिंह ने पूरा एक षड्यंत्र रच लिया था। अगर आपको याद हो, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, आरएसएस इस पूरे देखिए लिंक नहीं बिल्कुल, देखिए लिंक है, लिंक का आप समझिए उस चीज को। देखिए, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था कि 26/11 के पीछे आरएसएस का हाथ। अगर वो कसाब नहीं पकड़ा जाता, अगर वो नहीं हाथ में आता, तो उसके बाद तो ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान था। नहीं तो इन्होंने तो तय कर लिया था आरएसएस को बदनाम करेंगे, आरएसएस को दिखाने का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस का जो कॉन्स्पिरेसी रही है पूरा रहा है, जिस तरीके से आरएसएस को बदनाम कर हिंदू आतंकवाद, सेफ्रॉन टेररिज्म। अब ऐसे समय में रोहित एक उम्मीदवार वो बन चुकी हैं, फैजान किदवई, आऊंगी मैं आपके पास। अरे फैजान जी, शहीदों का तो अपमान आपने किया है। आप जैसे लोगों ने जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं आप लोग, आप पाकिस्तान के साथ जाके खड़े होते हैं जब अपनी सेना पे आपको भरोसा नहीं होता। आप ये बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से आप लोग सबूत मांगते हैं। आप जैसे लोग, आजम खान जैसे लोग जो भारत माता को डायन कहते हैं, जो भारत माता को डायन कहने वाले लोग, आपको बताएंगे इतने नहीं। ये लोग कहते हैं कारगिल की जो लड़ाई हुई थी मुसलमानों जीती थी, मुसलमानों की वजह से कारगिल जीता गया था। ऐसे लोग, आजम खान जैसे लोग आपके पार्टी में, आपके जब पार्टी के लोग बयान देते हैं, आप कहते हैं कि कारगिल का रोहित, फैजान किदवई, मैं आखिरी बार आप लोगों से कहते हैं कि जो मैं आखिरी बार आप दोनों से कह रही हूँ, फैजान किदवई, रोहित आप स्टूडियो में मेरे साथ हैं, आप अगर शांत होंगे तो मैं आपसे फिर सवाल लूंगी। फैजान किदवई प्लीज, सेना के ऊपर जो सवाल उठाए, सेना जवाब देगी आपको। ठीक है, फैजान किदवई का ऑडियो आप डाउन कीजिए। रोहित, आप यहाँ पर शांत हो जाइए। गरीबों का पैसा, अरे आप तो खनन खा गए, आप लोग ये बताइए ना। रोहित, मुझे आपका भी ऑडियो डाउन करना होगा, अगर आप चुप नहीं होते हैं तो। मैं आप लोगों को इतना समय इस बकवास के लिए नहीं दे सकती। आप इस वक्त बेकार बकवास आर्ग्यू कर रहे हैं। देश में आतंकवाद बढ़ गया है। फैजान किदवई, शांत हो जाइए सर, मुझे आपके पास तो आपने आने का मौका ही नहीं दिया। रोहित एंकर थोड़ी ना बैठे यहां पर। निनाद सेठ, क्या उम्मीदवार बनने के बाद जरूरी है ऐसे बयान देना? मेरे ख्याल से ये निंदनीय बयान है और अंधविश्वास को बढ़ाता है। झुंझलाहट के कारण मेरे ख्याल से बोला है, पर जो भी कारण हो, इस तरह का बयान निंदनीय है कि आप शहीद के बारे में इस तरह कह रहे हैं। तो भारत में वैसे ही इतने सारे प्रमुख इश्यूज हैं, मेरे ख्याल से उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, ये तो निंदनीय बयान है। हाँ। ये इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाते। मैं गौर से सुन रहा था और मैं इंतजार कर रहा था कि देश और धर्म की दुहाई कब देंगे अपने बयान में, और बहुत जल्दी दे दी उन्होंने, क्योंकि वो एक हिंदू धर्म का प्रतीक है, एक
रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो अपने आप को विक्टिम प्ले कर रहे हैं। ये सब सोची समझी साजिश के तहत होता है और बहुत प्लानिंग करी गई होगी कि क्या बोलूं, किस तरह से ठीक है रोहित, जब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगा नहीं कहा ऐसा आप रोहित, मैं आऊंगी आपके पास, सुनना पड़ेगा, उनके ऊपर एक्शन ले लिया। नहीं ले लिया, ऐसे 48 घंटे के ऊपर नहीं लगा दिया। रोहित देखिए, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ ना शांत होने के लिए कि जहां पर निंदा करनी है आप यहां बैठकर, अगर मैं कांग्रेस से सवाल कर सकती हूँ तो मैं आपसे भी सवाल करूंगी, और आपको अगर कोई निंदनीय बयान है तो आपको कहना होगा कि वो गलत है। मैं तो कह रहा हूं नहीं, लेकिन इसका उद्देश्य समझना जरूरी है। ठीक है, तो आप अभी शांत रहिए रोहित, जब मैं आपके पास आऊंगी तब आप मेरे सवाल का जवाब। ये जरूरी है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, जो होती है और जो पहले भी हुई है, ये उसी की तरफ एक कदम है। आप क्योंकि विक्टिम प्ले कर रहे हैं, आप बता रहे हैं अत्याचार हुआ, ये हुआ, और आप एक शहीद को, अब आप शहीदों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और देशभक्ति की बातें करते हैं, तो ये मुखौटा उतर जाता है एक बयान के साथ ही। अब जितना डिफेंड करना है कर लीजिए, देश की जनता के सामने है, जनता के अदालत में एक तरह से अब बॉल है, वो अपने आप देखिए क्या करना है। सुब्रांश, हेमंत करकरे जो चीफ रहे एटीएस के मुंबई के, जिनके बलिदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा, उन्हें सलाम किया, देश ने सलाम किया, क्या ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्यों हम बार बार सेना को या ऐसे उन अधिकारियों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनको अपनी बयानबाजी में, राजनीति में लेकर आए? देखिए प्योधी, आसान लोकप्रियता पाने का सबसे इजी ऑप्शन जो होता है वो शायद यही होता है कि आप अपने शहीदों की बेइज्जती करना शुरू कर दीजिए। मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल और इसमें छोटा सा इनपुट है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भोपाल से हैं, वो कह रही हैं, चलिए हम उनकी बात को 1 मिनट मान लेते हैं, तो हेमंत करकरे के बॉस का नाम था आरके सिंह, जो उस समय होम सेक्रेटरी होते थे और आज के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो मंत्री हैं। दोनों लोगों का विरोधाभास है, और कम से कम आज वर्तमान की राजनीति की लड़ाई के लिए उन शहीदों को तो आप छोड़ दीजिए जिनके किए हुए कर्मों की वजह से देश सुरक्षित है और देश उनको बार बार नम आंखों से याद करता है। अब जरा रिवर्सल सोचकर देखिए कि साध्वी के इस बयान के बाद शहीद के परिवार पर क्या गुजर रहा होगा, और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता की बात करती है, वो अब इसको कैसे समझेंगे कि भैया एक तरफ आप कैमरे पर शहीद करते हैं, दूसरी तरफ आपका कैंडिडेट शहीद जवाब दीजिए रोहित, क्योंकि इसी बात को लेकर कांग्रेस पर और तमाम विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा शहीदों के साथ खड़ी रही है, चाहे वो मोहन चंद शर्मा जी हो जो बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए, और आपको याद होगा राहुल जी ने क्या कहा था, आतंकवादियों के लिए सोनिया जी रात भर रोती रही कि आतंकवादी मारे गए। एक मोहन चंद शर्मा जी एक शहीद होते हैं इंस्पेक्टर बाटला हाउस के अंदर, और सोनिया जी कहती है कि वो आतंकवादी नहीं थे। अरे उनके लिए राहुल जी कहते हैं मेरी माता जी रात भर सो नहीं पाई। तो ये कांग्रेस की असली सच्चाई है, वो बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शहीदों के साथ खड़ी होती है, और मैं तो ये बात जानता हूं, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से कहा था, क्या कहा था ना, आप देखने गए थे ना, मैं देखने गया, आपकी साध्वी तो आज कर रहे हैं और पूरे दिन प्राइम टाइम पे यही चलेगा कि भैया भगवा वस्त्र धारण करके आप उस देश के ठीक है सबरांश। रोहित, क्या आप ये जो उन्होंने कहा इस बयान की आप निंदा करते हैं? देखिए मैं तो एक बात कहता हूं, बिल्कुल देखिए हम तो शहीदों का सम्मान करते हैं, ये उनका व्यक्तिगत बहुत अच्छी बात, निंदा करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल देखिए मैं तो कहूंगा कि जो शहीदों का अपमान करता है वो बिल्कुल निंदनीय है, उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देना। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, दिग्विजय सिंह जी ने एक पूरी थ्योरी रची थी 26/11 के अंदर। वो तो बात ही नहीं है ना, वो तो बात ही नहीं है, बिल्कुल बात को समझिए रोहित, बात को समझिए। पूरा आपकी साध्वी 11 साल जेल में रही है, एनआईए ने 100 बार उनकी जमानत का विरोध किया है। आपकी ये सत्ता भी जब 4 साल बीत गई तो एनके प्रकरण अगर आपने कैसे उनका जमानत मैनेज किया, क्या बात कर रहे हैं? अगर दिग्विजय सिंह ने कहा था उसमें इतनी सच्चाई थी तो 5 साल से आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? अरे भैया देश जान गया है, सेना के साथ सर मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही बैठी हूँ सर, मैं ऊंचा नहीं सुनती हूँ, और आप लोगों के पास माइक लगा है, दर्शक भी आराम से सुनेंगे, आप लोग आराम से बोलेंगे तो समझ पाएंगे एक दूसरे की बात। निनाद सेठ, ये जो मौके की नजाकत है ना, ये अवसरवाद की राजनीति जो होती है, आप कितनी पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा ले, लेकिन आप जानते हैं कि एक हमाम है, इसमें सब लोग हैं। देखिए इसका संदर्भ ये होता है कि अगर आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखें, भारत में जो राजनीतिक भाषा का प्रयोग है और जो इसका जो पास्ट है, कुछ चीजों में अब कड़वाहट आ गई है। जब से आरएसएस को जैसे ब्रांड कर दिया गया, जब से सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठाए गए, तो दोनों तरफ से पोजीशंस हार्डन हुई हैं। अब
सामाजिक रूप से अगर आप देखें, कुछ चीजें होती हैं जिसके ऊपर विवाद नहीं होना चाहिए। शहीदों पे विवाद नहीं होना चाहिए। इस स्टेटमेंट पे विवाद नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट निंदनीय है और इस पे विवाद नहीं होना चाहिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतनी छोटी बात पे विवाद क्यों हो रहा है। इसका संदर्भ ये है कि आप अगर पीछे देखें तो इस तरह के विवाद पहले भी हुए हैं, तो उन लोगों ने दोनों तरफ से आप पोजीशन हार्डन हुई है, पर मेरे ख्याल से शहीदों के बारे में किस तरह की बात करने पे कोई विवाद होना नहीं चाहिए। ये निंदनीय है। ठीक है, और ये निंदनीय है और इस बात का विरोध देश की जनता भी करती है और हम तो सवाल पूछेंगे और जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। समय इतना ही था।